नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का काम चोर इसका भाग 2। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। रागिनी के पिताजी ने कहा, भैया आप घर पे आए तो फिर हम आमने सामने बैठकर बात तय कर लेते। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा भैया। इतना सुनना ही था कि विनय के माता पिता खुशी से उछल पड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज का लंच वही हम आपके साथ करेंगे, हम आते हैं। रागिनी के पिताजी कहा, जी आप सभी पधारे, और इतना कहकर फोन रख दिया। फोन रखने के बाद रागिनी के पिताजी के चेहरे की चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, पर माँ बार बार समझा रही थी, चिंता मत कीजिए, हर लड़की अपना भाग्य लेकर आती है, सब अच्छा होगा, आप परेशान ना हो। विनय बहुत अच्छा लड़का है, हमारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है कि इतने बड़े घर में जा रही है। पिताजी बोले, हाँ बस यही सब सोचकर तो मैंने हाँ कर दी। दिन का 1 बज रहा था, तभी विनय के माता पिता घर में आना हुआ। पिताजी ने उनका अच्छे से स्वागत किया। थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें निकलने के बाद विनय के पिताजी बोला, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपने 11 लाख देने के लिए हाँ कर दी भैया, पर लगन थोड़ी ऐसा कीजिएगा कि हमारे समाज में असर ऊंचा दिखे। पिताजी यह सुनकर थोड़े और घबरा गए, पर उन्होंने अपनी चिंता को छुपाते हुए कहा, भैया आप जैसा बोले आप मुझे बता जाइएगा, मैं करते जाऊंगा। फिर उनका लिस्ट जमाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ से सभी रिश्तेदार बहुत सारा, उन सभी को आपको सामान करना होगा, और 25 जोड़ी पैंट, 25 जोड़ी साड़ियाँ और 5 सूट, और सभी कपड़ा कंपनी का होना चाहिए, ब्रांडेड, लोकल कोई भी चीज़ नहीं दीजिएगा। वो क्या है ना, हमारे सभी रिश्तेदार ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो उन्हें भी लगना चाहिए कि हमारे बेटे के ससुराल अच्छी संपन्न है। अब हर जगह थोड़ी ना सब ये बताएंगे कि हमारे एक सामान्य घर की लड़की से अपनी बहू बनाकर स्वीकार किया है। पिताजी यह सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। फिर बोले, यह तो आपका बड़प्पन है कि आपने मेरी बेटी को स्वीकार किया। फिर कुछ और दान दहेज उन्होंने लिस्ट माई और फिर बोले, उम्मीद है कि आप यह सब चीजें पूरी कर पाएंगे। पिताजी ने कहा, आप निश्चित रहे, यह मेरी तरफ से पहली शादी है, इसमें आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दूंगा। फिर भोजन का समय आया। पिताजी और माँ उनकी आवगत में लग गए थे। भोजन करने के बाद अंकल आंटी थोड़ी देर रुके और अकेले कमरे में वो पिताजी से कुछ पूछे बात कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे पिताजी हाथ जोड़कर उनसे जिद किए जा रहे थे, कुछ मित्र कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि बातें क्या है। फिर कुछ समय बाद वो लोग वापस चले गए। पिताजी वो अंदर आए, तब एकता ने पूछा, पापा ये लोग क्या कह रहे थे, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। रागिनी के पिता ने कहा, नहीं बेटा कुछ नहीं, बस यूं ही रात को सोया नहीं या नींद नहीं पाई, इसलिए थकान महसूस हो रही होगी। बिल्कुल ठीक हूँ। अब रागिनी की शादी की तैयारी करनी है, शादी अगले महीने फिक्स हुई है, उसमें कोई कसर नहीं रहने देगा। पिताजी ने रागिनी की तरफ प्यार से देखा और बोले, अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। रागिनी जान रही थी कि कुछ तो बात है जो पिताजी सब छुपा रहे हैं। इतने में रागिनी के फोन पे घंटी बजने लगी। रागिनी भाग कर अपने कमरे में गई तो देखा किसी अननोन नंबर का फोन आ रहा था। उसने फोन उठाया, सामने से किसी लड़के के पास थी। तुम मुझे याद कर रही थी ना। इतना सुनते ही रागिनी का दिल धड़कने तेज हो गई। अब बोली, विनय जी आप? विनय बोला, अरे वाह, तुम तो मेरी आवाज़ पहचान गई, मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल गई। तुमने ना एक बार भी मुझे फ़ोन करने की कोशिश नहीं की। मैं तो अपना नंबर देखकर आया था एकता को। रागिनी थोड़ा चुप हो गई, वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर बोली, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? विनय बोला, जिनसे बात करनी होती है ना, वो सब तरीके से कोई ना कोई हल निकाल ही लेता है। तुम्हारी तरह की बहाने बनाए थोड़ी अधिकार जताते हुए विनय ने कहा, मैं कब से बेचैन हो रहा था तुमसे बात करने के लिए, तो उस दिन एकता की मदद से तुम्हारा नंबर मिल गया। वैसे बड़ी प्यारी है तुम्हारी छोटी बहन। राग ने कहा, जी जानती हूँ, और थोड़ी शैतान भी है। विनय ने कहा, कल से तुम मुझे बहुत परेशान कर रही है। रागिनी ने घबराते हुए पूछा, मैंने क्या किया? विनय ने बोला, जब से तुमसे मिलकर आया हूँ तब से किसी में काम में मन नहीं लग रहा है, हर तरफ तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है। बोलो, क्या इतना याद आ रहे हो तुम? बोलो न रागिनी, चुप क्यों हो, बताओ मुझको। रागिनी ने कहा, जी क्या बोलो? विनय बोला, कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे, तुम्हारी आवाज़ सुनना मुझे अच्छा लगता है। पता है रागिनी,
तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी खूबसूरत प्यारी बीवी मिलेगी। रागिनी सोचने लगी कि कहीं ये सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्या मुझे सच में इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है। विनय ने रागिनी को मौन को तोड़ते हुए फिर एक बात पूछी, रागिनी सच सच बताना, क्या तुम्हें कल से लेकर अभी तक मेरे बिल्कुल भी याद नहीं आई। रागिनी थोड़ा शर्मा गई और बोली, जी अभी मैं फोन रखती हूँ, पापा आ रहे हैं। विनय ने कहा, ठीक है, जब फुर्सत में रहना तो फोन करना। रागिनी ने कहा, जी ठीक है। विनय ने कहा, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा, करना जरूर। इतना कहकर विनय फोन रख देता है। रागिनी विनय के ख्यालों में खो जाती है, सोचने लगती है कि कितने अच्छे विनय जी है, कितना प्यार करते हैं मुझसे। एक तरफ जहाँ रागिनी और विनय आने वाले जीवन की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रागिनी के पिताजी शादी की व्यवस्था को लेकर चिंतित थे। रागिनी के मम्मी पापा शादी की तैयारी में जुट गए, दहेज का सारा सामान बुक कर रहे थे। एक दिन विनय के पापा का फोन आया। विनय ने पिताजी से पूछा, कैसी तैयारी चल रही है भैया आपकी। रागिनी के पिताजी ने कहा, जी भैया सब आपकी कृपा है। फिर विनय के पिताजी बोले, भैया एक बात कहनी थी, आप सामान जो भी ले रहे हैं थोड़ी कंपनी अच्छी लीजिएगा, स्पेशली टीवी। वो क्या है ना, विनय को बड़ी टीवी का बहुत शौक है, तो सोचा आपको बता दूं। आखिर आप पैसे तो खर्च कर ही रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने दामाद की पसंद की टीवी लेके, ताकि दामाद भी खुश हो जाए और आपका पैसा भी वसूल हो जाए। ठीक कहा ना भैया। रागिनी के पिताजी ने बोला, जैसा आप बोले। विनय के पिताजी बोले, अरे भैया हमारी कोई ऐसी पर्सनल डिमांड तो नहीं है, वो तो बस विनय को सोनी की टीवी चाहिए, 50-55 इंच की, वही ले लीजिएगा। और भैया मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि हमारे घर में फर्नीचर तो पूरा है, और वैसे भी फर्नीचर वहाँ से मुंबई भेजने में दिक्कत हो जाएगी, तो आप ऐसा कीजिए 3 लाख नगद और बढ़ा दीजिए फर्नीचर का। फर्नीचर हम वही लोकल से ले लेंगे। वो क्या है ना, विनय की माँ की पसंद बिल्कुल अलग है, उसे तो मेरी पसंद ही पसंद नहीं आती, तो क्या कह रही थी कि फर्नीचर आप अपनी पसंद का ही ले लेंगी। पिताजी के चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो जो भी करते जा रहे थे जैसा आप बोले। उन लोगों ने फोन रखा। फिर पिताजी माँ से बोलने लगे कि जो टीवी मैंने पसंद करके आया हूँ वो तो 30-32 हजार की ही आ रही है, पर यह कह रहे हैं जो रेट मुझे पता नहीं है, फिर भी कम से कम 1 लाख तक तो होगी ही। पर क्या कर सकते हैं, उनकी बात को टाल भी तो नहीं सकते हैं। पिताजी माँ से कह रहे थे कि मैंने फर्नीचर 18,000 में बुक कर दिया था, थोड़ा बहुत टोकन भी दिया था, पर अब यह कह रहे हैं कि 3 लाख नगद फर्नीचर का उन्हें दे वो खुद अपनी पसंद से लेंगे। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। पिताजी सोफे पे सिर पे हाथ रखे बैठ गए। पिताजी परेशान थे। एकता सभी बातें सुन रही थी। उसने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे ये लोग कुछ ठीक नहीं लगते। वो लोग आपको एक से बढ़ के एक डिमांड बताते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी ये लोग ऐसा ही करते रहे, तो आप कब तक उनकी बातों मानते रहेंगे और डिमांड पूरी करते रहेंगे। पिताजी बोले, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वो इतने संपन्न लोग हैं, हम सामान्य लोग हैं, तो उन्हें अपने स्तर के हिसाब का सामान भी तो चाहिए होगा ना, ताकि उनके समाज में नाक बची रहे। उनके संबंधी अच्छे हैं, तुम बेकार की चिंता कर रही हो। एकता बोली, पर पिताजी। इतने में ही बीच में एकता की बात करते हुए पिताजी बोले, वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम परेशान मत हो, इधर आओ और मेरे पास बैठो। फिर पिताजी ने एकता से कहा, मेरी झांसी की रानी इतना दुख और परेशान मत हो। ये सोचो कि तुम्हारी बहन कितने बड़े घर में जा रही है तो कितनी सुखी रहेगी। पूरी जीवन है ना, और फिर मैं कमाता किसके लिए हूँ? तुम तीनों बच्चे के ही तो है जो मेरी जान हो। तुम लोगों को खुशी दे सकूं तो समझो कि जीवन सफल हो गया। तुम चिंता मत करो बेटा। इतना कहकर पिताजी अपने काम में व्यस्त हो गए। रागिनी ये सब बातें सुन रही थी। इतने फोन की घंटी बजी। वो फिर भाग कर गई। फोन उठाया तो देखा विनय जी का फोन आ रहा था। फोन उठाते ही विनय ने अधिकार जताते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि तुम फुर्सत होकर मुझे फोन लगाओगी, पर तुमने तो मुझे फोन ही नहीं लगाया। मैं तो कल से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। रागिनी कहा, जी वो थोड़ा काम में व्यस्त हो गई थी, माफ कर दीजिएगा। विनय ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि तुम मुझे याद ही नहीं करती, नहीं तो तुम मुझे समय निकाल कर फोन लगा देती। लगता है मैं तुम्हें बार बार परेशान करता हूँ। अगर कहोगे तो फिर मैं तुम्हें फोन नहीं लगाऊंगा। मेरे
फ़ोन लगाने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है रागिनी? रागिनी एकदम से घबराकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फ़ोन लगाया कीजिए, आपका फ़ोन का ही तो इंतज़ार रहता है। क्या कहा? विनय ने पूछा। तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती हो रागिनी? क्या मैं जितना तुम्हें याद करता हूँ उतना ही तुम भी याद करती हो मुझे? रागिनी शर्माते हुए बोली, जी शायद आपसे ज़्यादा। इतना सुनकर तो विनय के पांव जमीन पे नहीं थे। विनय की खुशी रागिनी महसूस कर पा रही थी। इतने पीछे से रागिनी की माँ की आवाज़ आई, रागिनी बेटा तैयार हो जाओ, बाजार जाना है, तुम्हारे लिए साड़ियाँ लेना है। रागिनी ने विनय से कहा, माँ बुला रही है, मुझे बाजार जाना है, मैं वापस आकर आपसे बात करती हूँ। विनय ने कहा, सुनो, अपने लिए हल्की गुलाबी रंग की साड़ी जरूर खरीदना, बहुत खूबसूरत लगेगी तुम उसमें। रागिनी शर्मा गई, बोली, जी बाधा भूल मत जाना, रागिनी जी फोन करना, तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। विनय ने कहा। इतना कहकर विनय फोन रख देता है। रागिनी बाजार तो चली जाती है, पर उसका दिल मानो विनय के पास छूट जाता है। वो दिन भर विनय के बारे में सोचती रहती है। एक तरफ रागिनी और विनय का बढ़ता प्यार, एक दूसरे के तरफ ससुराल वालों की बढ़ती महत्वाकांक्षा। क्या विनय को पता चल पाएगा कि उनके माता पिता की शादी के लिए दहेज की मांग कर रहे हैं, या फिर विनय भी शामिल है इन सब बातों में? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिए। अगला भाग देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे इसका अगला भाग भी आ जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।